अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक सर। आज तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए थे कॉम्प्लेक्स ग्रुप के ऊपर, आज एक उसका पास पेपर देख लेते हैं और हम ये देख के समझते हैं कि क्या ये हमसे हैंडल हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर मैं इसकी वेटेज देखूं तो सर ये कोई 20 नंबर का आया था और इसके अंदर उसने IFRS 9 को भी टेस्ट किया था, जिसमें उसने टेस्ट किया था कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि आपने सामने वाले से पैसे लिए हैं, यानी आपने अपनी डेट सिक्योरिटी इशू किया, आप इशूअर हैं और आपने कहा है इसको आखिर में चाहो तो मुझसे पैसे के बजाय मेरी कंपनी के शेयर्स ले लेना। यानी आपने उसके ऊपर एक ऑप्शन रख दिया है कि आइदर आखिर में जब मैंने जो भी डेट सिक्योरिटी इशू की हैं, आखिर में मैं इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए या तो वो मुझसे पैसे ले ले या तो वो मेरी कंपनी के शेयर्स ले ले। तो टेक्निकली दिस इज़ अ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। तो उसकी अकाउंटिंग आपको IFRS 9 के हिसाब से क्या करनी चाहिए वो भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। सही है जी, बहुत फोकस होकर देखिएगा। हमने कहा सर इस सवाल में वो क्या ही रहा है कि फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ डेल्टा लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज गामा लिमिटेड एंड सिग्मा लिमिटेड। यानी इसने खुद ही बता दिया कि दो सब्सिडरीज हैं। आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ रहा है 9675 और 2800। सही है जी, और रुपीज़ इन मिलियन है। और शेयर कैपिटल बड़ी मासूम सी क्यूट सी इसकी बैलेंस शीट है। हमने कहा आए जी इन्वेस्टमेंट देखते हो, जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा तो सर हम सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं DL GL SL। हम यूँ कर लेते हैं भाई, DL GL और SL। हमने कहा सर सिंपल, आप पहले एक ग्रुप स्ट्रक्चर बना दें अपनी आसानी के लिए। अच्छा भाई सर, ग्रुप स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देखते हैं कि हुआ हुआ क्या क्या सीन है। हमने कहा DL ने GL में 1 जनवरी 2008 को, सर यहाँ लिख देते हैं जनवरी 1 2008। देखिए पहला स्टेप ही ग्रुप स्ट्रक्चर है ना भाई, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर वो एरो भी लगा दें, वो सुंदर लगता है। सर ये लें, एरो लगा दिया इसकी सुंदरता के लिए। हमने कहा सर इसको थोड़ा सा वेट भी दे दें, ये लें जी। सर अब हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अच्छा मुझे पता नहीं है क्या GL ने आगे की हुई है, बट स्टिल मतलब वैसे ही हम एरो हटा भी सकते हैं। अच्छा, DL ने GL में इन्वेस्टमेंट की हुई है कितने की, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कह रहा है 52.5। 52.5 ये कह रहा है 52.5 के मिलियन मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो मैंने कहा देखूँ तो सही कि जो ये DL ने GL में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो GL के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, वो 700 शेयर्स हैं। 700 भी नहीं, अगर 100 बिल्कुल 70 शेयर्स हैं। क्योंकि अगर मैं रुपीज़ पर शेयर की पार वैल्यू 100 है तो मैं 7000 को 100 से डिवाइड करूँगा तो वो 70 आ जाएगा। तो हम ये टेक्निकली करके देख लेते हैं कि सर 52.5 डिवाइडेड बाय 70। सर टेक्निकली मैं GL को अपनी सब्सिडरी बना चुका था 1 जनवरी 2018 पे। तो सर आई थिंक इसकी कंसोलिडेशन यहाँ से होनी है। आगे देखते हैं। फिर मैंने कहा DL ने SL में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो सर वो जो हमने ये डंडी थी यहाँ से उठा लेते हैं। हमने कहा सर ये मेहनत नहीं करते, ढूंढनी पड़ेगी वहाँ पे। हमने कहा सर इसने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है, सही है जी, इसके अंदर, और वो देख लेते हैं 9 मिलियन। तो सर हमने कहा कि भाई कुल मिला के उसके अगर 30 मिलियन के हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया हमारे पास सर 30% की सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है डायरेक्टली। ये आ गया जी। अच्छा सर अभी तक ये सब्सिडी नहीं है, और ये इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट पे की है, जुलाई 1 2009। सर स्टिल दिस इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ माइन। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा GL ने SL में 2013 में इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा भाई, GL ने SL में 2013 में इन्वेस्टमेंट किया, वो जुलाई 2013 है। तो सर हम ये यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई इसको हम 13 कर लेते हैं। अच्छा जी, जुलाई 13 में इन्वेस्टमेंट की है और वो 14 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, जब मैं 14 मिलियन शेयर्स की बात कर रहा हूँ तो सर मैंने किया ये कि 14 डिवाइडेड बाय, इसको यहीं से उठा लेते हैं। मैंने कहा सर इसको मैं 14 कर लेता हूँ। सर ये 47% हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे पास कंट्रोल आ गया है, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट जो वोटिंग पावर है वो 47% है और ये मेरा कुल मिला के 30% है। सर क्या मैं कह सकता हूँ कि फॉर द पर्पज़ ऑफ चेकिंग कंट्रोल कुल मिला के 77% की मालियत है। सर अगर उसको वापस से सुकून से समझें,
मैंने कहा कि भाई जनवरी 1 को आप जीएल को अपनी सब्सिडी बना चुके थे, 75% था, आपने जुलाई में 30% की इन्वेस्टमेंट की, फिर जुलाई 2013 में आपकी सब्सिडी ने एक उसी कंपनी में जो आपकी एसोसिएट थी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी 47% की। और 47% मुझे कैसे पता लगता है? मैंने कहा नंबर ऑफ शेयर जो इसने इन्वेस्ट किए, परचेज किए हुए हैं, वो है सर 14 मिलियन। और सर मैं देखूँ उसका नंबर ऑफ शेयर टोटलिटी में कितने हैं, 30 है। तो मैंने कहा भाई 14 डिवाइड बाई 30 47% हो गया। तो सर कुल मिला के अब ये आपकी सब्सिडी बन गई है। बस सब्सिडी जो बनी है वो जुलाई 1 2013 पे बनी है। अच्छा जी सर, अब हम यहाँ पे टेक्निकली जो हमने आज तक किया है सर क्या कर लेंगे? सर आज हम ये कर लेंगे यहाँ पे कि इफेक्टिव होल्डिंग निकाल लेंगे। अच्छा, इफेक्टिव होल्डिंग मेरे पास दो सब्सिडरीज है। मैंने कहा जीएल सब्सिडरी और सर एसएल सब्सिडरी। मैंने कहा पेरेंट का हिस्सा मतलब डीएल का हिस्सा और एनसीआई। चलें जी सर, अब ज़रा फोकस होकर देखना है आपने। मैंने कहा भाई जीएल का हिस्सा, जीएल के अंदर पेरेंट का हिस्सा कितना है भाई? 75%। मैंने कहा अगर मैं 1 में से ये माइनस कर दूं तो ये 25% आ गया। सर ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। अभी आपने ये सीखा था डी शेप ग्रुप मेरे साथ कि टेक्निकली आपका डायरेक्ट तो 30% है ना, और फिर जो ये जीएल लेके आएगा उसका मैं कितना लेके जाऊंगा सर? 47%। तो इफेक्टिवली एसएल से कुल मिला के मैं 65% की कमाई करूंगा। क्लियर है जी? ये बात यहाँ तक हो गई। सर फिर मैंने कहा कि सर आप एक काम ये करें कि 1 में से ये कटा दें तो कुल मिला के ओवरऑल बेसिस पे एनसीआई इतनी है। सही है जी, विद रिस्पेक्ट टू एसएल। चलें जी, ये तो हमारी इफेक्टिव होल्डिंग हो गई। मुझे ग्रुप का स्ट्रक्चर समझ आ गया। आगे देखते हैं क्या होता है। ज़रा तुम में से किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा होगा कि इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ कितनी है। ज़रा बात समझिएगा। ये बात अगर किसी ने पिक कर ली थी एग्ज़ाम में तो वो सवाल को ये पहुँचा गया था, नैया पार लगा दी थी उसने। सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि अब कुछ सीन ऐसा है, ये कुछ सीन ऐसा है, मैं ज़रा यहाँ से समझाता हूँ। यूँ क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जुलाई 1 2019 पे, सही है, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या एसोसिएट है। इसने यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट की थी तो वो कॉस्ट कितनी थी? 2175। कितनी थी? 2175। ज़रा बात को समझिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। 2175। सर यहाँ पे होल्डिंग कितनी थी? 30%। अब मैंने कहा कि मेरा जो कंट्रोल आया है सर वो इस तारीख पे आया है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन यहाँ से शुरू करनी है? और बच्चों जब कंसोलिडेशन यहाँ से शुरू करनी है तो आपको ये भी तो देखना था, वो देखो चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर भी इसके अंदर मिलाया है। यानी क्या दिमाग है इसका, इसने चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर भी पूछा और डी शेप ग्रुप कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी पूछा। कैसे पूछा इसने चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर पे? भाई हमने वहाँ पे सीखा था कि जब आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपकी सब्सिडी बन जाए तो आप पुरानी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करते हो। तो ये जो 2175 ये तो जुलाई वाली कॉस्ट पे कैरी हो रहा है। तो क्या इस दिन इस 2175 की वैल्यू ये होगी या चेंज होगी? सर आपको इसको भी रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे लेके आना होगा और फिर आगे इसकी कंसोलिडेशन होगी, ये बताना चाह रहा था। तो सर यहाँ पे आके ये बन गई है सब्सिडरी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इसको उठा के सर यहाँ से यहाँ पे लेके आना है और इसको लेके आना है मुझे किस पे सर? फेयर वैल्यू पे। ऐसा ही है। अच्छा, जब मैं फेयर वैल्यू पे लेके आऊँगा तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि उसमें सवाल में कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा। अच्छा, वो कह रहा हूँ जुलाई 1 2013 फेयर वैल्यू ऑफ एसएल शेयर। देखो एसएल की शेयर की, एक शेयर की प्राइस बता दी इसने। आए देख लेते हैं भाई, क्या मैं कह सकता हूँ? पहले 9 मिलियन शेयर्स की वैल्यू ये थी 2175। तो अब क्या मैं कह सकता हूँ कि वही 9 मिलियन जो 2175 पे कैरी हो रहे हैं वो 200 के हिसाब से होने चाहिए। वो किसके हिसाब से होने चाहिए भाई? 200 के हिसाब से होने चाहिए। तो सर जब वो 200 के हिसाब से होने चाहिए, अब ये क्या हमारे बीच में आ गया? ओके जी, हमने कहा भाई 200 के हिसाब से होने चाहिए तो 200 इंटू 9, तो सर ये इसकी वैल्यू 1800 पे होनी चाहिए द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपके पास फेयर वैल्यू का एक लॉस आ गया, कितने का सर? दिस माइनस दिस। और आप इसको कहाँ पार्क कर देंगे?
ग्रुप रिजर्व में, क्योंकि ये पेरेंट एंटिटी की किताबों की वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने 30% खरीदते वक्त की थी, अब उसकी वैल्यू कुछ और हो चुकी है, तो कंसोलिडेशन के लिए मेरे लिए रेलिवेंट ये है। आई होप दिस इज क्लियर। देखें इसमें किस तरीके से इसने गेम घुमाया, बट ये गेम आपको समझ में आना चाहिए, तभी हम कहते हैं सारे हालात वाक़यात को सामने रख के काम करना चाहिए। चलिए जी सर, ओवरऑल बात हमारी हो चुकी है, सही है जी। अब सर हम शुरू करते हैं नेट एसेट्स बनाना। मैंने कहा भाई 2 सब्सिडरीज हैं, हम वैसे ही काम करते हैं। हमने कहा भाई एक तो हो गई GL और दूसरी हो गई हमारी SL। अच्छा, GL हो, SL हो, शिज़ा हो या फिज़ा हो, हमने शेयर कैपिटल देखना है और फिर हमने देखना है कि रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा जी, शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गई। शेयर कैपिटल भी मुझे देखना है कि भाई एट एक्विजिशन कितना है और एट रिपोर्टिंग कितना है। मैंने कहा शेयर कैपिटल द डेट ऑफ एक्विजिशन 7000, यहाँ पे भी मैंने कहा 7000। रिटेन अर्निंग इसकी कब की लूँगा भाई, इसी दिन की लूँगा ना जिस दिन मैंने इसका कंट्रोल हासिल किया। सर 2500 की आ गई, GL की बात हो रही है 2500 की, और रिपोर्टिंग डेट की सर बैलेंस शीट से मिल जाएगी 2790। ये हो गया जी। हमने कहा सर ये तो हमने साइड में लगा दिया, ये एंट्री पार्क करके ऐसा ही है भाई। हमने कहा सर इसको फॉर्मेट में यहाँ ले आते हैं, सही है जी। ये हो गई GL की अकाउंटिंग, एक्विजिशन और रिपोर्टिंग पे। अच्छा सर देखें क्या इसके रिलेटेड कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय DL द फेयर वैल्यू ऑफ GL नेट एसेट, यानी जो पहली ही सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, वॉज इक्वल टू द फेयर वैल्यू यानी बुक वैल्यू एक्सेप्ट अ पीस ऑफ लैंड, उस फेयर वैल्यू वॉज ₹150 मिलियन एज अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ ₹120 मिलियन। तो मुझे एक बात बताओ कि सर मैंने यहाँ पे लैंड के रिलेटेड 30 मिलियन की एडजस्टमेंट की होगी, लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा अब देखें, वो बोला द सेड लैंड वॉज सोल्ड फॉर ₹170 मिलियन। तो मुझे एक बात बताओ, रिपोर्टिंग पे जब ये बिक चुकी है तो उसकी किताबों में होगी नहीं, तो मुझे फर्दर रीवैल्यू करने की नीड नहीं है। मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे 0, मैं फर्दर यहाँ पे क्या रख दूंगा 0। अब मैं इसकी लॉजिक दे देता हूँ कि मैंने 0 रख के यहाँ पे किया क्या है, सुनिएगा। मैंने कहा सेपरेट बुक्स में ये कैरी हो रही थी कितने पे, 120 पे। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी सर, 170 की सेलिंग प्राइस। सेपरेट बुक्स में गेन बुक हुआ होगा 50 का। सेपरेट बुक्स में गेन बुक हुआ है कितने का भाई, 50 का। अच्छा भाई सेपरेट बुक्स में जो 50 का गेन बुक हुआ है, सही है जी, तो ये तो सब्सिडरी अपनी किताबों में बुक कर चुका है, ये रहा सेपरेट बुक्स में गेन बुक हो चुका है। अच्छा अब हमें ये देखना है, अगर आप कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से बात करें तो कंसोलिडेटेड बुक के हिसाब से आपकी कैरिंग अमाउंट 120 प्लस 30 हो गई थी। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई थी सर, सेलिंग प्राइस तो सेम रही। तो आपका कंसोलिडेटेड बुक का गेन कितना होना चाहिए सर, कंसोलिडेटेड बुक का गेन कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो मैं आपको टेक्निकली एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे 0 रखने से आप जब इसमें से ये माइनस करेंगे यानी बॉटम लाइन पे जो आंसर आएगा तो ये इसको -30 में कन्वर्ट कर देगा, और जो इसकी अपने रिटेन अर्निंग में ये 50 है, ये इसको रिवर्स करके टेक्निकली क्या कर देगा, 20 कर देगा। यानी ग्रुप के हिसाब से गेन भी 20 का होना चाहिए, होगा भी कितने का, 20 का। तो आप इसको यूँ समझ लें कि कोई चीज़ अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जिसकी की थी वो बिक गई है, तो आपने रिपोर्टिंग पे उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। उसकी ना एडजस्टमेंट से जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को वो रिवर्स कर देगा, और जो एडिशनल गेन सेपरेट बुक के हिसाब से बुक किया था वो आपके कंसोलिडेटेड गेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर आई होप दिस इज़ क्लियर। हमने कहा कि भाई ये समझ ली हमने बात, हम इसको यहाँ रहने देते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे। चलें जी हम इसको अब नीचे फेंक देते हैं। हमने कहा भाई चलें ये चलेगा यहाँ पे। अच्छा इसके बाद सर इसके रिलेटेड वो कह रहा हूँ, जनवरी 1 DL इशू 2.5 मिलियन 10% कन्वर्टेबल TFCs। अब ये जो है पेरेंट एंटिटी की अपनी किताबों की एडजस्टमेंट है DL की, सही है जी। इसके बाद द कंपनी सेटल इंटर कंपनी बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर हाउ चेक ऑफ ₹20 मिलियन रिसीव फ्रॉम SL। अच्छा अब ये SL ने दिया है हमें, यानी वो तीसरी वाली सब्सिडी, तीसरी चौरंगी देख लेते हैं जी, बिल्कुल वो SL तीसरी चौरंगी है हमारी। अच्छा अब सर मुझे एक बात बताएं, वो जो तीसरी चौरंगी है हमारी उससे रिसीवेबल पेबल, वो तो बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है ना, वो तो बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है, वो देख लेते हैं।
अच्छा भाई सर, तो आई थिंक कि यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग पे अब एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह नहीं है, कोई इन्वेंट्री वगैरह नहीं बेची, तो वी आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ऐसा ही है, हमने कहा कि भाई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया 260 का, हमने कहा इसमें से आप पेरेंट को दे दें, इसमें से आप एनसीआई को दे दें। मैंने कहा भाई पेरेंट का हिस्सा जो बनता है वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड जीएल में, पेरेंट का हिस्सा वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड जीएल में, एनसीआई का हिस्सा ये आ गया। अच्छा भाई सर, अब फिर एक काम करें, ये आ गया। अच्छा भाई, अब जब ये चीज़ें आ गई मेरे पास, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो सर वही कहानी एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग। अच्छा भाई, इसके रिलेटेड देख लेते हैं। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन डीएल की फेयर वैल्यू, जीएल की नेट एसेट्स, अच्छा एक्विजिशन बाय डीएल द फेयर वैल्यू ऑफ जीएल नेट एसेट्स ने बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद देखें आगे, वो एसएल के लिए कोई भी बकवास नहीं करता। तो सर दैट मीन्स कि जो एसएल के रिलेटेड जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो सब उसके इक्वल होंगे, तो कोई पंगे वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, अब इसके बाद हमने ही कहा इसका शेयर कैपिटल कितना लूँ भाई 3,000 रुपये का, रिपोर्टिंग में भी कितना 3,000 का। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं एसएल का रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई का लूँ या 2013 का या 2009 का? सर 2013 का लूँगा क्योंकि कंट्रोल इस दिन आया। तो सर हमने कहा ये आ गया 3010, और रिपोर्टिंग पे हमारे पास रिटेन अर्निंग आ गई 3100। सर ये क्या मतलब, इतना सा फ़र्क भाई? तो फ़र्क है। 2013 में आपने अभी ली है और देखेंगे रिपोर्टिंग डेट क्या है 2013 का दिसंबर। तो सर लॉजिकल सी बात है 6 महीने में इतना ही कमाया होगा ना। अच्छा भाई सर, ये हमने पार्क कर लिया, हमने तमीज़ देखें, मैंने फिर आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, आपने बहुत ही तमीज़ से काम करना है और तमीज़ से आपने चीज़ों को पार्क करना है। रीज़न बीइंग कि आपको अगर डेट ऑफ कंट्रोल सही नहीं पता तो आप रिटेन अर्निंग गलत पिक करेंगे, गुडविल भी गलत आएगी, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सर इसको आगे लेके चलते हैं। देयर इज़ नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एंड आई थिंक कि इसकी अपनी बुक्स की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आई कैन क्लोज दीज नेट एसेट्स। मैंने कहा सर हमारे पास आ गया पोस्ट एक्विजिशन इन दोनों का डिफरेंस। सर पेरेंट का हिस्सा पेरेंट को दे दें, एनसीआई का हिस्सा एनसीआई को दे दें। पर मुझे एक बात बताएं, इस 90 में पेरेंट का हिस्सा 65% है और इस 90 के अंदर एनसीआई का हिस्सा 35% है ड्यू टू इफेक्टिव होल्डिंग। आई होप दिस इज क्लियर। आपने अभी ये प्रॉफिट का बंटवारा सीख लिया, ऐसा ही है। चलें जी, अब आगे। मैंने कहा सर अब बात कर लेते हैं गुडविल की। अच्छा, गुडविल के लिए हमने कहा कि भाई जीएल की भी गुडविल निकलेगी और एसएल की भी गुडविल निकलेगी। मैंने कहा गुडविल में देख लेते हैं फुल गुडविल है पार्शियल गुडविल है। भाई वो कह रहा है कि डीएल वैल्यूज एनसीआई इंटरेस्ट एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर। अच्छा भाई, प्रोपोर्शनेट शेयर का मतलब ये है कि पार्शियल गुडविल पे जा रहे हैं ये भाई। तो सर यहाँ पे जो कंसिडरेशन आएगी वो सिर्फ पेरेंट एंटिटी की आएगी। देख लेते हैं, मुझे एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी ने जीएल के अंदर यानी डीएल ने जीएल के अंदर 9675 इन्वेस्ट किए? नहीं भाई, 9675 नहीं किए हैं, इसने 7500 किए। तो सर वो 9675 कैसे आ रहा है भाई? 7500 प्लस वो आ रहा है 2175। लेट मी चेक, 9675 बन गया। देखें जी 9675 बन गया। पर यहाँ पे आपने होशियारी किए बगैर सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लेनी है जो आपने जीएल में की हुई है। तो हमने यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसको पार्क कर दिया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई नेट एसेट्स का कितना परसेंट है देख लेते हैं। 75% है। हमने कहा सर नेट एसेट्स का 75%। अच्छा, नेट एसेट्स के 75% में मैंने कहा दिस इंटू 75%। सर ये जो दिस इंटू 75% आया, हमने कहा सर देख लेते हैं कि हमारे पास गुडविल कितनी आ रही है। सर हमारे पास गुडविल आ गई 353 की। अच्छा, ये 353 की गुडविल आ गई हमारी जीएल से रिलेटेड। फिर हमने ये कहा कि सर अब हम यही काम करेंगे यहाँ पे। पर सर कंसिडरेशन में आपने थोड़ी तमीज़ रखनी है। क्या मैं कह सकता हूँ, बहुत सुकून से समझना, कि इस 96 है, इस 9675 में ये 2175 भी है।
पर क्या आप ये 2175 लेंगे या इसकी रीवैल्यूड अमाउंट लेंगे? सर मैं 1800 लूँगा। 1800 इसलिए लूँगा क्योंकि इस दिन इसकी वैल्यू ये थी, तुमने पुरानी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ था, और जिस दिन कंट्रोल होता है उस दिन की फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है। चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर को मिला दिया इसने यहाँ पे। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि 1800 प्लस, तो सर बाकी कहाँ गया भाई? बाकी आप लॉस बुक करेंगे अपने ग्रुप रिजर्व के अंदर। 1800 प्लस क्या मैं कह सकता हूँ उसने 2800 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और उस कंपनी की बुक्स में अगर ये 2800 का एसेट आ रहा है तो आप उसके कोई 75% के मालिक हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस इन्वेस्टमेंट का 75% मेरा है? तो सर कुल मिला के अगर हम सुंदर वर्किंग करें तो हमने कहा 1800 तो आप ये ले लें, इसमें प्लस कर दें सर 2800 का कितना परसेंट? 75%। तो सर हमने कहा 2800 का 75% आ गया ये, तो सर ये कुल मिला के बन गया आपका 3900। सर अगेन रीचेक कर लेते हैं, 1800 ये आ गया और इसका 2800 का 75% ये आ गया, कुल मिला के ये। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँ कि नेट एसेट्स इसके टेक्निकली 65% है, तो सर हमने कहा कि इस नेट एसेट्स का इफ़ेक्टिवली तुम्हारे पास ये है, ऐसा ही है। अब सर इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया और हमने कहा भाई ये पॉइंट्स में ले आए, इसको भी पॉइंट्स में ले आए, और सर यहाँ से उठा के यहाँ सम कर दिया। सर ये तो बारगेन परचेज गेन आ गया, ये भी कहाँ पार्क होगा? सर ग्रुप रिजर्व में। चलें जी, आई होप अब तक क्लियर है। सर फिर हमने कहा एनसीआई। एनसीआई भी आई नो कि सर दोनों कंपनीज़ की आएगी, दोनों कंपनीज़ की एनसीआई में हमने कहा शेयर ऑफ एनसीआई। सर शेयर ऑफ एनसीआई के लिए सिंपल एक काम क्यों नहीं करते आप, दिस मल्टीप्लाई बाय ये जो 9530 है इसका प्रोपोर्शनेट शेयर बोला है ना उसने, ये लें 25% आ गया। मैंने कहा कि सर फिर आप कह रहे हैं कि शेयर ऑफ एनसीआई यहाँ पे भी आएगा ना? सर आपने कहा कि दिस मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ एनसीआई 35% ये आ गया। तो सर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 75% यहाँ चला गया, देखिए यहाँ से लिंक लगा हुआ है, सही है जी, और मेरा 25% यहाँ आ गया, ये 25% यहाँ लगा हुआ है, और सर ये 35% आ गया क्योंकि हमने रीचेक कर लिया एक बार। हमने कहा कि सर इसके बाद आ गया पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन के अंदर सिंपल एनसीआई का हिस्सा ये रहा, और पोस्ट एक्विजिशन के अंदर सिंपल एनसीआई का हिस्सा ये रहा। चलिए जी, सर फिर मुझे याद होगा कि ऊपर जो इन्वेस्टमेंट मैंने कटाई है वो 75% कटाई है, तो बाकी तो ये जीएल की एनसीआई है ना, तो इसको इसका हिस्सा दूंगा। सर ये आ गई इनडायरेक्ट होल्डिंग एडजस्टमेंट। सर तो मैंने क्या किया, 2800 था आई थिंक, और उसका 25% यहाँ से मैंने कटा देना है, क्योंकि 2800 का आई थिंक 75% मैं अपने पास ले गया, और बाकी हमने कहा कि भाई तुम, क्योंकि तुम उसका प्रॉफिट भी खाओगे। तो सर ये हमारे पास आ गया कुल मिला के एनसीआई ये, और ये हमारे पास आ गया कुल मिला के एनसीआई ये। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस मेक सेंस। अच्छा जी, अब सर एनसीआई भी हो गई, अब हम बनाएंगे जी ग्रुप रिजर्व्स। सर हमने कहा ग्रुप रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट। सर रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट आ रही है 7500 की। सर 7500 की रिटेन अर्निंग के बाद हमने कहा आप पोस्ट एक्विजिशन डाल दें। सर पोस्ट एक्विजिशन आप ये करें ना, आप 195 भी डालें और 58.5 भी डालें। सर आप ये क्यों नहीं कर रहे कि लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी डालें? सर लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों डाला भाई? वो जो इन्वेस्टमेंट आप लेके आए थे 1800 के ऊपर, तो वो भी तो लॉस था आपका। तो सर वो ये रहा आपके पास 375। सर आपके पास बारगेन परचेज गेन भी है। अच्छा सर बारगेन परचेज गेन आपके पास जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा भाई, ये सारी चीज़ों के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर सकता था, बट मुझे एक चीज़ याद आएगी कि मैं इसको यहाँ क्लोज़ इसलिए नहीं कर सकता, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एक एरर हुआ है पेरेंट एंटिटी की किताबों में। ज़रा समझिएगा, ये IFRS 9 की एडजस्टमेंट है।
ऑन जनवरी 1 2013 डीएल ने इशू किए हैं 2.5 मिलियन 10% कन्वर्टेबल TFCs, जिस पे रिटर्न 10% कूपन है। दैट TFCs आर रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर 2015 एट पार। अच्छा, जनवरी 1 पे दिए हैं, सुनिएगा, जनवरी 1 2013 पे इशू किए हैं, तो 13, 14 और 15 3 सालों का टर्म है। ईच TFC इज कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ सर्टिफिकेट होल्डर, यानी मैंने उसको ऑप्शन दिया है, चाहो तो आप इस लाइबिलिटी को, जो हमारी लाइबिलिटी है, आप शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, यानी आप मुझसे पैसे लेने के बजाय मेरी कंपनी के शेयर्स ले लेना, तो मैंने उसको ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा भाई, ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं टेक्निकली। ऑन द डेट ऑफ इशू द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट सिमिलर टू डेट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। वो कह रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होता उसका रेट कितना चल रहा है, 12%। तो सर लॉजिकली बताया ना, हमारा रेट कम क्यों है भाई, क्योंकि आपने एक कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट ऑफर किया। आपने बोला भाई एक तो मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूँ, चाहो तो शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना, तो इसलिए मेरा रेट क्या है, कम है, और मार्केट में रेट क्या है, ज़्यादा है। पर मार्केट में रेट उस सिक्योरिटी का ज़्यादा है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेट सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं विदाउट एनी कन्वर्जन ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। द TFCs आर अपीयरिंग इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दियर पार वैल्यू। अच्छा जी, इंटरेस्ट पेबल एनुअली ईच ईयर हैज़ बीन पेड एंड अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कूपन पे होना था वो हो चुका है। अब मैं आपको इसकी अकाउंटिंग बता देता हूँ, अच्छा सर, क्या है इसकी अकाउंटिंग, वो देख लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, जब भी कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो ये कहता है कि ज़रा देखें कि सिर्फ अगर इंस्ट्रूमेंट होता और उसके अंदर कन्वर्जन ऑप्शन ना होता तो उसकी वैल्यू क्या होती। ज़रा देखते हैं, सवाल करते हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने कैश फ्लो ड्राफ्ट करना है, सही है, कैश फ्लो ड्राफ्ट करते हैं। मैंने कहा 2013 होगा, 2014 होगा और 2015 होगा, यही 3 साल है, ऐसा यही 3 साल है। अच्छा भाई, मैंने कहा ये 1, 2 और 3 ये आ गया। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि भाई आपने 2.5 मिलियन जो है ये इशू किए हैं, 2.5 मिलियन, सही है जी। 2.5 मिलियन के इशू करने का मतलब है कि 10% कन्वर्टेबल TFC है। अच्छा, मैंने कहा कि अगर मैं 2.5 मिलियन, और ये कितने का, 100 का है, तो मैंने कहा 2.5 मिलियन इंटू 100, तो ये आ गया 250, यानी फेस वैल्यू क्या होता है कि इसमें फेस वैल्यू प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है, एट पार इशू किया, तो आपके पास 250 रुपये आए होंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ 250 पे आप रिटर्न कितना दे रहे हैं, 10%। तो सर मैंने ये कहा कि कैश फ्लो एट 10%, मैं 10% पे ये कैश फ्लो बना रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये पैसे और ये पैसे, ऐसा ही है। अब एक और चीज़ सुने, मैंने कहा कि आज ये पैसे आएंगे और ईयर 3 पे मैं 250 वापस करूँगा अगर तो मैं करना चाहूँ। अच्छा, फिर हमने किया ये कि प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट ले ली। ये मार्केट रेट क्या है सर, ये मार्केट रेट वो है कि अगर इसमें कन्वर्जन ऑप्शन ना होता तो अगर यही पैसे पे होते तो इस TFC की वैल्यू क्या होती, वो देखना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि भाई इसको मैं डिवाइड करा दूँ 1.12 से और पावर कर दूँ 1, ये और ये। अच्छा, मैंने इसका सम किया तो मुझे पता लगा कि टेक्निकली 238 मिलियन, अगर देखो मैं ये कैश फ्लो ऑफर करूँ ना, यानी ये पे करूँ आखिर में इतने पे कर दूँ, और अगर रेट ऑफर करूँ 12%, तो आज मेरी उस सिक्योरिटी की वैल्यू होनी चाहिए 238। तो क्या मैं कह सकता हूँ आइडियली एंट्री बननी चाहिए थी IFRS 9 कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कि आपने 250 तो ले लिए, एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट, सही है, TFC पेएबल क्रेडिट और सर इक्विटी क्रेडिट, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई 250 रुपये लिए हैं तो 238 की आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है, तो बाकी किसके लिए आपने ज़्यादा, सर इक्विटी के पैसे लिए हैं आपने। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मुझे बताएं कि आपको यूजुअली अकाउंटिंग करनी चाहिए थी कुछ ऐसे, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। आपने अकाउंटिंग करनी चाहिए थी 2013 के अंदर कुछ इस तरीके से कि सर आप ओपनिंग रखते ही ये, इस पे इंटरेस्ट बुक करते हैं मार्केट रेट के हिसाब से, सही है जी, 12% का। अच्छा, जाहिर सी बात है कूपन तो वही है कि आपका जो जेब से जाएगा सर 25,
हम यहाँ पे यही रख लेते हैं, आपको करके भी दिखाता हूँ मैं। मैंने कहा सर ये हमने सम करके दिखाया आपको, ये हमने F1 का ही दबा दिया, ये आ गया, हमने कहा ये आ गया, देखें 250 हो गया आखिर में। ये सिंपल IFRS 9 मुझे ये कहता है कि कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट जब भी होगा आपके पास तो टेक्निकली आपका सूद का रेट कम होगा, क्योंकि आप उसको एक एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं कन्वर्जन ऑप्शन का। तो फिर वो कहता ही है कि जो आप पैसे ले रहे हैं उसमें आप दो चीज़ों के पैसे ले रहे हैं, एक अपनी सिक्योरिटी के DFC के पैसे ले रहे हैं और दूसरी इक्विटी के मद में पैसे ले रहे हैं। तो वो कहता ही है कि अगर डेट सिक्योरिटी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप सिर्फ एक काम ये करो, आप देखो कितने पैसे आपको देने हैं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो मार्केट रेट से, और वो सिक्योरिटी की वैल्यू का रेट उठाना जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन ना हो। तो आपको पता लग जाएगा कि विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन वाले रेट से मेरी लायबिलिटी की वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या बनती है, यानी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। फिर मैंने कहा अगर इससे ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ तो किसके लिए ले रहा हूँ, इक्विटी के लिए ले रहा हूँ। अच्छा, अब टेक्निकली एंट्री टू बी मेड क्या होनी चाहिए थी सर? एंट्री टू बी मेड होनी चाहिए थी पहली तो ये वाली जो मैंने ये बनाई, ऐसा ही है, और दूसरी होनी चाहिए थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये आ गया, सही है जी। कैश हो जाना चाहिए था क्रेडिट कितने से सर? कैश हो जाना चाहिए था मेरा 25 से। और सर बाकी मेरी TFC पेबल की अमोटाइजेशन थी, क्योंकि वो इंक्रीज कर करके उसको 250 पे पहुँचाएगा ताकि सामने वाले के पास आखिर में ऑप्शन या तो 250 ले ले या तो शेयर्स ले ले, सही है जी। इसकी अमोटाइजेशन थी। पर सर इंस्टेड ऑफ दिस एंट्री बनी क्या है? एंट्री मेड सर, एंट्री बनी है कैश डेबिट और TFC पेबल क्रेडिट कितने से सर? ये बनी है 250 से, सिंपल। और पता है क्या हुआ है? हुआ ये है कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 250 का 10%, यानी कुपोन से एंट्री बन गई है। अब रीड कर लेते हैं इसको, देख लो। ऑन द डेट ऑफ इशू द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर द सिमिलर डेट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, ये द TFCs आर अपीयरिंग इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए पार वैल्यू। वो यही कह रहा है कि जो TFC है वो पार वैल्यू भी रिकॉर्ड हुए हैं। तो ओपनिंग इंटरेस्ट कैश जब आया दोनों सेम है तो क्लोजिंग भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो अब अगर मैं इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं एडजस्टिंग एंट्री के अंदर मेरे पास देखो कैश 25 का जाना चाहिए था, 25 का चला गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही कैश गया हुआ है। शुरू में कैश 250 का आना चाहिए था, कैश 250 का आया हुआ है, कैश में कोई पंगा नहीं है। पर क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होना चाहिए था 28.56 से, हुआ कितने से? 25 से। तो क्या मैं कहूँ कि सर मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस स्लैश ग्रुप रिजर्व, क्योंकि पेरेंट एंटिटी की एडजस्टमेंट है, इतने से इंक्रीज कर लेनी चाहिए, ऐसा ही है। और ये वही अमाउंट है जिससे लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, जबकि वो 250 पे रिकॉर्ड हुई है और मेरे पास क्लोजिंग पे आना चाहिए 242, यानी इसको हम यूं करें तो वो आए 241.55 पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि TFC पेबल इतने से ही हो जाएगा? और आप करके भी देख लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये आ गया। अच्छा भाई हमारे पास देखें ये लाइबिलिटी कितने पे आई? 241.55 पे। अच्छा जी, अब इधर बहुत फोकस के साथ हम पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लिया हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस की। ये रहा 25 का बुक हुआ हुआ है, हमें बुक करना चाहिए था कितने का भाई? 28 पॉइंट, और कैश आपके पास है इतना किया, बाकी आ गई आपकी रिमेनिंग इसकी अमोटाइजेशन। एक और चीज़ है इसमें हमें जो एडजस्टमेंट करनी है, इक्विटी जो है आपकी वो भी आपने बुक नहीं की, कितने से? 12 से। तो सर मुझे एक बात बताएं, ये भी तो क्रेडिट नहीं हुई थी ना डे 1 पे, ये भी तो मसला है। और सर फिर आपने TFC पेबल है अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। तो सर TFC पेबल की मैं एडजस्टमेंट निकालने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। TFC पेबल आपको प्लीज़ समझिएगा रिकॉर्ड हुआ हुआ है अभी 250 पे, रिकॉर्ड हुआ हुआ है किस पे? 250 पे। पर सर अगर मैं देखूं होना क्या चाहिए था सर? TFC पेबल होना चाहिए 241.55 पे, आपका आया हुआ कितने? 250 पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मैं 250 से अगर 241.55 पे जाऊँ तो इतने की एडजस्टमेंट देखेंगे एग्जैक्टली 12 से मैच कर रहा है।
ये रहा। अच्छा भाई, तो हमने क्या कहा कि इस TFC पेएबल को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अच्छा, TFC पेएबल को कम करने की लॉजिक भी है। TFC पेएबल को कम करने की लॉजिक ये है क्योंकि आपने पूरे से लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है जबकि उसके अंदर कुछ इक्विटी कंपोनेंट, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक नहीं हुआ था वो कर लिया, TFC पेएबल जो कम करना था वो भी कर दिया, और सर इक्विटी भी बुक कर ली और हमारी एंट्री बैलेंस हो चुकी है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि भाई अब ग्रुप रिजर्व में एडजस्टमेंट ऑफ एरर पार करना है। अच्छा भाई, एडजस्टमेंट ऑफ एरर के अंदर मैंने टेक्निकली इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट को बढ़ाने से सर मेरा ग्रुप रिजर्व क्या हो गया, कम हो गया, एंड आई थिंक दैट देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट इन ग्रुप रिजर्व। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि भाई नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सर बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास नॉन करंट एसेट्स आ गए। सर नॉन करंट एसेट्स के लिए मेरे पास 10,000, 6,100 और सर 5,400 गुडविल आ गई आपके पास। सर गुडविल आप यहाँ से उठा लें क्योंकि दूसरे में तो बारगेन परचेज गेन है। अच्छा भाई, इसके बाद आपके पास आ गए करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स के अंदर आपने 6,325 प्लस 7,100 प्लस 3,100। अच्छा, इसमें से आप माइनस कर देंगे, देखिएगा क्या कह रहा है वो। कंपनी सेटल दी इंटर कंपनी बैलेंसेस, हाउएवर अ चेक ऑफ ₹20 million रिसीव फ्रॉम एसएल ऑन 31 दिसंबर वॉज क्रेडिटेड टू DL बैंक अकाउंट ऑन। अच्छा देखो, हमने रिसीव कर लिया था, इसने कंफ्यूज करने के लिए एडजस्टमेंट दी, हमें ये रिसीव हो चुका था, सही है जी, पर हमने इसकी एंट्री बना ली होगी। अब हमने अपने बैंक में बाद में क्रेडिट किया तो उससे कोई मेरा गर्ज नहीं है, यानी आपस के बैलेंसेस सेटल हो चुके हैं, तो दैट मीन्स कि आई डोंट नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट हेयर। ऐसा ही है जी, और आई थिंक सर इसमें और कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं, हम सिंपल इसका टोटल कर लेंगे। तो सर इसकी फुटिंग आ गई हमारे पास 3877.5। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं कि सर क्या कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है। सर हमें नहीं दिखती, सब बिल्कुल क्लियर है। अच्छा भाई, इसके बाद सर हमने कहा शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा, पेरेंट एंटिटी का। हमने कहा कि सर इसके बाद ये तीनों को ही प्लस हुआ है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्रुप रिजर्व्स, ग्रुप रिजर्व हमने ये ले लिए। सर NCI, सर दोनों का सम ले लें, ये आ गई NCI। अच्छा जी सर, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़, सर यहाँ एडजस्टमेंट है, और सर यहाँ पे एक्विटी में भी एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स क्या है सर, ये वो वाला रिजर्व है कि हो सकता है कि वो मुझसे मांग ले, तो हमने कहा था ना एडजस्टिंग एंट्री में जो नहीं हुआ था क्रेडिट वो हमने कर दिया, 12 आ गया ये, ऐसा ही है। अच्छा, अभी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में भी एडजस्टमेंट दरकार है। नॉन करंट 6,000, 3,000, 1,000, सर हमने कहा 6,000, 3,000, 1,000। सर इसमें से क्या माइनस करें, 6, 3, 1 में से सर ये वाली एडजस्टमेंट ये TFC पेएबल आपने कम करना है। अच्छा जी, अब देखें इक्विटी पार्क हो गई, एक्सपेंस पार्क हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई। सर इसके बाद हमारे पास आ गई करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी में 3,500, 3,210 और सर 1,400। सर अब हमारे पास बिस्मिल्लाह पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो सर अब अगर हम इसको सम करें तो सर ये देखें एग्जैक्टली ये मैच होता है, और होगा ही क्योंकि मैंने किया है। चलिए जी सर, मिलते हैं अगली क्लास में और फॉरेन सब्सिडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।